एक उम्र तक ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फेल हुए। मतलब आदमी 10वीं 12वीं में जाकर कभी कभी फेल होता है, ये छठी क्लास में ही फेल हो गए। फिर 22 साल की उम्र में जब इनकी लव मैरिज हुई तो वो मैरिज भी फेल हो गई। फिर जिंदगी से बेजार होकर इन्होंने अपनी जान देने की कोशिश करी, मगर उसमें भी फेल हो गए। मगर इन सारे फेलियर के बाद जैसे तैसे उन्होंने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, और फिर ऐसा खड़ा किया कि कंट्री के बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने से लेकर सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले पब्लिक स्पीकर बनकर अब आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मेरे इंट्रो ये जो मैं दे रहा हूं ये इनके किसी नॉवेल से भी बड़ा हो जाए, प्लीज वेलकम सुपरस्टार लेखक अक्षत गुप्ता। थैंक यू सो मच रौनक भाई। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं हर बार होते हैं। ये होता है मोटापे का असर। ये हेल्दी बॉडी, खाते पीते घर का आदमी, ऐसे थोड़ी मोटा। नहीं, हम जात से हलवाई हैं, 3 पीढ़ियों से होटल इंडस्ट्री के, खाते पीते तो होना पड़ेगा। हमारा पेट तो बाकी लोगों के टेबल में खाना भेज के टेस्ट करते करते ही हो जाता है। तो ऐसा बोलते हैं हलवाई खुद की मिठाई नहीं खाता, सही में है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। हलवाई अपनी मिठाई खुरचन खाता है। आखिरी में जब आपको सब हलवा और सब बांट दिया जाता है तो खुरच खुरच के हमारा डिनर हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। सो वेलकम टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट में आपका बहुत एक बार मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, फेलियर जी। छठी क्लास में फेल होने वाला बच्चा ये कब सोचता है या लाइफ के किस पड़ाव पर सोचता है कि अब उसका इंटरेस्ट ये है, और फिर बाद में वो एक ऐसा पब्लिक स्पीकर बनता है, एक ऐसा ऑथर बनता है जिसको लाखों करोड़ों लोग सुनने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं। ये ट्रांजिशन कब आया, ये बदलाव कब आया, ये आपको कब रियलाइज हुआ कि ये करना है? 2014 का साल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब तक सबसे बुरा रहा है, क्योंकि अब मैं तैयार हो गया हूँ कि उतना बुरा, उससे बुरा किसी और रंग में फिर से आ सकता है, क्योंकि जीवन है ना। तो आप सबसे बड़ी मुगालत जो हो जाती है लोगों को, वो ये हो जाती है कि अब मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, अब मेरा ये शहर है, अब मेरा घर हो गया है, अब मेरा सामाजिक ताना बाना सही हो गया है, अब हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। हमेशा शब्द कुछ नहीं होता है। There's nothing which you can call permanent. So everything is temporary. तो जितनी जल्दी जो समझ जाए कि चीज़ें टेम्प्रेरी है, हम जब 10th क्लास पढ़े होंगे तब लगता था कि बस 10th के मार्क्स बेस्ट आ जाए, लेकिन बाद में समझ में आया कि 10th परमानेंट नहीं है, 12th है। 12th है। फिर 12th के बाद समझ में आया नहीं, पीजी और डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका जीवन कहाँ जाएगा। और अब समझ में आता है कि उनमें से कोई भी काम का नहीं था, सब टेम्प्रेरी था। तो मुझे 2014 में थैंक्स टू अ लॉट ऑफ पीपल हु टॉन्टेड मी वेरी बैडली इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्या होता है, हमारी एक टीचर थी, स्कूल टीचर थी, उनकी बिटिया छोटी सी थी और हम उनके घर पढ़ने जाते थे इंदौर में, क्योंकि एग्ज़ाम्स पास थे, 12th एग्ज़ाम्स की बात है। तो उनकी बिटिया वो क्रच पे चलती थी और उस समय इंदौर में लाइट बहुत जाती थी। दिग्विजय सिंह साहब का समय था पॉलिटिकली। तो उस समय लाइट बहुत जाती थी, तो वो पूरे घर में लोगों के कैंडल लगा रहता था कि लाइट गई सब तरफ जलाओ। अब वो छोटी सी बच्ची ना बार बार जा रही थी वो कैंडल को टच करने, जलते हुए कैंडल को, और मैम हम लोगों को पढ़ा रही है, उनका ध्यान बार बार उन पे जा रहा है, बिटिया पे जा रहा है, नहीं करो, नो बच्चा, ऐसे करके। तो ये भी डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब। तो जब 5-7 बार ऐसा हो गया तो वो उठी, बोले आ जाओ, आ जाओ। 5 लाइन उसकी उंगली आगे की और एक कैंडल पे टच करवा दी, जला दिया कुछ सेकंड, हाँ, मतलब 1-1.5 सेकंड कि जस्ट कि उसको हीट क्या होता है और वो खतरा है वो समझ जाए। थोड़ी देर वो रोई और हम सब जितने स्टूडेंट रहे, कितनी निर्दयी माँ है ये, कैसे कर सकती है। बहुत समय बाद समझ में आया कि अगर वो नहीं करती तो शायद वो कैंडल अपने पे गिरा लेती, ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो कई बार ना आपको प्यार प्यार से चीज़ें समझ में नहीं आती, कभी कभी आपको थपेड़े चाहिए होते हैं जीवन में, और तब अचानक से आपको लगता है कि अच्छा ये जो मैं आँख बंद करके देख रहा था वो सपना चल रहा था, असल जीवन तो ये है। तो जब सुसाइड अटेम्प्ट, हम बोल सकते हैं ना, प्लीज बिंदास। तो जब 2014 में सुसाइड अटेम्प्ट किए, उसके बाद बहुत सारे केसेस लाद दिए गए थे हमारे ऊपर। तो मेरे मॉम डैड और मैं थाने के बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि हमको बुलवाया गया था कि ये सामने वाला पक्ष तो बोल चुका है, आपको क्या बोलना है बोलो, हमको रिपोर्ट बनानी। तो वहाँ हम 3 लोग बैठे थे मेरे यहाँ पे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से लाया गया था, तो वो सब चीज़ें लगी हुई थी, पट्टी वट्टी। और तो ये इल्ज़ाम सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से बुलाया गया था या किसी इल्ज़ाम पे आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया था? नहीं, इल्ज़ाम, ओके ठीक है, अब और थोड़ा पीछे प्लीज़। तो जब हम लोगों का सेपरेशन हुआ, वो कुछ समझदार लोग होते हैं जो सेपरेशन तरीके से करते हैं। सारे दंपत्ति, सारे कपल्स इतने समझदार नहीं होते हैं। कई बार दोनों बेवकूफ़ी करते हैं और कई बार 2 में से कोई एक गलती कर लेता है।
तो हुआ क्या कि जब मुझे पता चला कि मेरा सेपरेशन हो रहा है, और वो बहुत ही अब्रप्टली और सडनली हुआ था. देयर आर थिंग्स दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर, देयर आर थिंग्स दैट यू डोंट गेट टाइम टू प्रिपेयर सेल्फ, यू नो. तो आई वॉज नॉट रेडी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं वो ले नहीं पाया. अब इनके दिमाग में था कि भाई XYZ अमाउंट देके हम म्यूचुअल डिवोर्स करेंगे. जब मुझे ये बताया गया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो म्यूचुअल होगा, और नहीं तो ऐसे ऐसे करोगे तो वी विल टेक यू टू द कोर्ट. उस समय समझ में आया कि इमेजिनेशन पावर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है. क्योंकि फिर मैंने सारा इमेजिन कर लिया कि मेरे माता पिता के साथ ये हो जाएगा, क्योंकि केस में वो सबका नाम डालने का मूड में थे. तो जब सबका नाम डलेगा तो माता पिता के साथ, एक आम आदमी के साथ और उसके परिवार के साथ क्या होता है ऐसे केसेस में, तो 4 लोग बदतमीज़ी करेंगे, है ना. उस समय एक ये भी रूल होता था कि पहले तो मिनिमम 30 दिन आप अंदर जाइए, उसके बाद बेल के लिए अप्लाई कर पाएंगे. मेरे पिता बहुत फिज़िकली बहुत नाजुक व्यक्ति हैं. मतलब मैंने देखा है कि मैगज़ीन के पन्नों से उनकी उंगली कटते देखा, इतने सॉफ्ट है वो. तो मैं इमेजिन किया कि वो व्यक्ति जेल में रहेगा, और वो जेल में इसलिए रहेगा क्योंकि मैंने अपने लिए कोई जीवन साथी चुना, लव मैरिज थी. तो अब मेरे पिता, जब मेरा वक्त है कि मैं उनको सारा साजो सामान दूँ, आराम दूँ, बोलूँ जो आपका मन करे करिए, बेटा है संभाल लेगा, उस समय अगर आप एक अच्छे बेटे हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक दिस. सेम गोज विद माई मॉम. तो मैं वो ले नहीं पाया. तो जब मैंने ये कोशिश की, तब सामने वालों को ये समझ में आया कि अगर ये मर गया तो हमारे ऊपर आ जाएगा कि इसको हमने प्रेशराइज कर दिया. तो अभी ये ज़िंदगी मौत के बीच में झूल रहा है. मैं 5 दिन अस्पताल में था, जब उसमें से 3.5 दिन के लगभग डॉक्टर्स वर नॉट श्योर कि बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे. तो इनको लगा एक काम करो, इस बीच में इसके ऊपर सारे केसेस ला दो, इसलिए कि अगर ये निपट गया तो हम ये बोल पाएंगे कि हमने तो केस किया था. तो इनका केस, जो बाद में केस करता है उसका बेनिफिट गिर जाता है, और अगर ये बच गया तो फिर ये तो जाएंगे ही केस करने. तो इस तरीके जो लॉयर्स और एडवोकेट्स आपको समझाते हैं. तो वहाँ जब हम बैठे हुए थे तो मुझे ये टॉन्ट मिला था कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि सुसाइड करने गया उसमें भी फेल हो गया, शादी में फेल हो गया, स्कूल में फेल हो गया, बिजनेस में फेल हो गया, सुसाइड करने गया तो उसमें भी फेल हो गया. तो वो इतनी ज़ोर से वो थप्पड़ पड़ा था. किसने बोला था ये? उन्हीं के साइड के लोग बोले थे. नाम लेना ठीक नहीं रहता. ठीक है, मतलब ठीक है. कुछ लोगों ने माफ़ी मांग ली है, इसलिए उनका नाम नहीं लेना है. कुछ लोग अब अच्छे से बात करते, संपर्क में, उनके परिवार के आधे से ज़्यादा लोग मेरे संपर्क में. तो छीटाकशी नहीं, मतलब मेरा अभी भी, मेरी मंशा या मेरा इंटेंशन किसी पे किसी की मट्टी पलीत करना नहीं है, पर आपके सवाल के जवाब में जो सच है वो बोलना पड़ेगा. सही बात है. तो वहाँ पे लगा कि यार मरने के पहले अब एक बार जवाब देना पड़ेगा कि इतने भी नाकारा नहीं भाई. तो क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द ठीक तरीके के लोग ना हों, आपकी संगत या आपका जीवन साथी सही नहीं है, तो भी आप नीचे खिंचा जाते. तो वैसा कुछ शायद हो रहा था. तो फिर 2-3 चीज़ें समझ में आई. एक कोटेशन बना जो फेवरेट बना, वो है द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस. कि जवाब मुंह से मत दो, हाथ से भी मत दो, करेंगे. तो वहाँ से फिर दिमाग में आया कि, तो एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बेटे से नहीं मिलने देते थे, तो मेरी जो पहली किताब है द हिडन हिंदू, वो मैं उनके लिए लिखना शुरू किया था कि 2-4-6 महीने समझा बुझा के वापस लाऊंगा. तो आई विल टेल हिम कि बेटा जब आप मेरे साथ नहीं थे ना, तो भी आपके एब्सेंस में आपका बेटा है, आपका बेटा 6 साल के आसपास का है जी, बहुत प्यारा सा. भी आपने उनका नाम बताया, नीलकंठ. मेरा बेटा जब मेरे पास से गया था तो उसी उम्र का था. तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पर क्या भी थी. 10 साल से ज़्यादा हो गया मैं उससे मिल नहीं पाया हूँ आज भी. अच्छा जी. तो अभी आपने बोला कि परिवार में आधे से ज़्यादा लोग अच्छे संबंध हैं या बातचीत होती है, अप्रिशिएट करते हैं. जी. इस बारे में किसी ने कभी कोई सपोर्ट नहीं किया, या बेटा खुद, बेटे से बात भी नहीं हुई? नहीं, बेटे से बात नहीं हुई. 10 साल हो गए. और आप मेरी पहली किताब उठाएंगे तो उसके एक्नॉलेजमेंट में उनके लिए लिखा हुआ है. तो मैंने सोचा था 2-4-6 महीने में समझा बुझा के वापस लाऊंगा. तो मैं उनको बोलूँगा, यू एज अ फादर कैन अंडरस्टैंड दिस एंड एवरी अदर फादर कैन, कि जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, आपका टाइम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता चला जाता है. कि ये समकक्ष को समय देना है, ये काम को समय देना है, ये खुद को समय देना है, यू नो. और उसमें एक समय होता है कि ये मेरे बेटे या मेरी बेटी या मेरे बच्चों के साथ का वक्त है. तो मेरा वो वक्त खाली हो गया था, मेरे पास कुछ नहीं था. तो मैंने डिसाइड किया कि उनके साथ बिताने वाला जो स्लॉट है, जो वक्त है, जो कंपार्टमेंट है, वो मैं उनके एब्सेंस में भी उन्हीं के साथ बिताऊंगा.
एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस वन स्टोरी फॉर हिम. 2-4-6 महीने में लाने का सोच के लिखना शुरू किया था, 6 साल तक नहीं ला पाया, तो 6 साल तक लिखता रहा. वो 6 साल की मेहनत द हिडन हिंदू बन के 3 पार्ट्स में निकली और देश ने बहुत प्यार दिया. लेकिन इसमें रौनक भाई आयरनी ये है, पैथस, विडम्बना, कि जैसे एक बच्चे के लिए मैंने एक कहानी लिखी थी ना, उस बच्चे को मैं अभी तक सुना नहीं पाया. वो पढ़ पाए हैं कि नहीं मालूम, उनका चॉइस क्या है नहीं मालूम. आपने जानने की कोशिश की? मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, वो अभी कैसे दिखते हैं, उनके चॉइसेस क्या हैं. अभी उनको गोल्ड मेडल मिला थोड़े समय पहले ओरेटरी स्किल्स के लिए, तो डीएनए तो करेक्ट है. पर ठीक है, हर चीज़ का वक्त होता है. आपको लगता है इसका सोल्यूशन आएगा? जी आएगा समय. आर यू ट्राइंग फॉर दिस और नहीं? मैं रौनक भाई, मैं दोनों तरीके से पेशेंट हूँ. मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मेरा पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, होते होते हो गया है. तो देखिए क्या है, कोई कुछ चीज़ों का ना अपना वक्त होता है जी. हर चीज़ को पुश या पुल करके जल्दी नहीं, पॉसिबल ही नहीं. तो मैं बहुत पेशेंटली इंतज़ार कर रहा हूँ. वो एक बहुत अच्छा गाना है, उसके 4 लाइन शुरुआत के हैं कि मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए, मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत कहीं साथ जल ना जाए. तो दिल तो अभी उसी के पास है, आ जाएगा. क्या बात है, फैंटास्टिक.